नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे केमिस्ट्री जो लैब असिस्टेंट में आने वाला है उसकी आज तीसरी क्लास है। पिछली दो क्लासों के अंदर हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, आइसोटोप्स, आइसोबार्स उसके बारे में अपने पढ़ा है। अपनी जो दूसरी क्लास है उसके अंदर हमने रदरफोर्ड मॉडल, क्वांटम संख्याएं, इनके बारे में पढ़ा। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ लिया अपन ने, हुर्न्स लॉ पढ़ लिया अपन ने। इसी के साथ आज हम अपनी तीसरी क्लास का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसका पार्ट का नाम है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना के अंदर बहुत सारे टॉपिक अपने को पढ़ने हैं, जहां से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं अपने लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा के अंदर। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज का जो टॉपिक है अपना वो है अफबो सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? अफबो सिद्धांत। क्या होता है अफबो सिद्धांत? इसके लिए अफबो मतलब होता है, अफबो जो वर्ड है ये एक जर्मन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा। मतलब द वर्ड इज डिराइव फ्रॉम द जर्मन लैंग्वेज। इसका मतलब क्या होता है? एक एक करके जुड़ना। मतलब पहले आप एक करें, फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, फिर उसके बाद चौथा। इस टाइप से एक एक करके आपको क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है। ठीक है। या फिर इसका मतलब हो सकता है निर्माण करना। क्या मतलब हो सकता है इसका? निर्माण करना। निर्माण करना मतलब बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप मतलब किसी भी चीज का अपन को एक एक करके अपन किसी चीज का निर्माण करते हैं। जैसे अपने को घर ही बनाना होता है तो अपन क्या करते हैं? एक एक चीज लेते हैं, ठीक है, एक एक ईंट से अपन क्या पूरा अपना घर बना देते हैं। उसी प्रकार जब किसी भी चीज से एक एक चीज कर अपन बनाया जाता है, और अपने केमिस्ट्री के अंदर अफबो का मतलब होता है किसी भी चीज का निर्माण करना। क्या कहता है ये सिद्धांत? इसका नियम क्या है? इसका नियम यह है साहब कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु के उपकक्ष को या उपकक्षाओं, जिसे अपन ऑर्बिटल्स बोल सकते हैं, में इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन कोमा ऊर्जा के बढ़ते क्रम में प्रवेश करते हैं। मतलब ये सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी उपकोषों में या उपकक्षाओं में, ऑर्बिटल में यदि इलेक्ट्रॉन को बढ़ना है तो हमेशा हमको उनके ऊर्जा के बढ़ते क्रम में बढ़ना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले जो है ना वो लोअर एनर्जी वाला आएगा, उसके बाद में उसका हायर एनर्जी वाला आएगा, देन आफ्टर हायर एनर्जी वाला आएगा। ठीक है। तो ये इसका एक नियम है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले, सबसे पहले किसमें? कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में भरा जाएगा, और फिर हमेशा किसमें भरा जाएगा? उच्च ऊर्जा स्तर में, है ना। मतलब ये हमेशा कम ऊर्जा से, मतलब ये लोअर एनर्जी लेवल से, लोअर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल जो है वहां तक इसको क्या करना पड़ेगा? बढ़ना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले जो निम्नतम ऊर्जा स्तर है उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर उसके बाद में उसका उच्च स्तर में जाएगा, और उसके बाद में जाएगा उच्च स्तर के अंदर। ठीक है। चलिए इंग्लिश में भी एक बार देख लेते हैं हम। इट इज स्टेट्स दैट इन द ग्राउंड state of an atom, electron fill atomic orbitals of the lowest available energy level before occupying higher energy level. It means the electron are firstly goes from the lower level, then after it is goes from the higher level. ठीक है। चलिए इसका क्रम क्या है? अब ये क्रम का कैसे पता चला वो एक बार मैं आपको अफबो का थोड़ा सा सिद्धांत बताऊंगा। चलिए इन्होंने क्या किया कि अपने पास ऑर्बिटल कितने होते हैं? एस पी डी एफ। एक तो होता है एस होता है, एक होता है पी, एक होता है डी, और एक होता है कौन सा? एफ होता है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अपने पास 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 1s, ये 2s, ये 3s, ये 4s, ये 5s, ये 6s और ये 7s।
इसी फिर कौन सा आएगा, पी आएगा, तो ये 2p, ये 3p, ये 4p, ये 5p, ये 6p, और इसी तरह ये आएगा 7p। सबको पता है कि s 1p कभी भी नहीं हो सकता, वैसा का वैसा d की बात करें तो 2d कभी भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हमेशा क्या होता है, 3d होता है, ये 4d होता है, ये 5d होता है, ये 6d होता है, और ये 7d होता है। सेम टू सेम 3f कभी भी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्या होगा, 4f होगा, 4f होगा, 5f होगा, 6f होगा, और यहां आएगा 7f, यहां आएगा 7। अब वो सिद्धांत क्या कहता है, अब वो सिद्धांत ये कहता है कि सबसे पहले लोअर एनर्जी वाला आएगा। अब लोअर एनर्जी वाले के अंदर सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो अपने को लिखना पड़ेगा 1s। सपोज सबसे पहले मैं 1s लिख लेता हूं, ये मैंने लिख दिया 1s, ठीक है, ये लोअर एनर्जी। इसके बाद में कौन सा आएगा, हायर एनर्जी वाला का। 1s के बाद में आपने देखा होगा कि यहां पे अपने पास दो आ गए, एक तो 2s आ गया है और एक अपने पास कौन सा 2p आ गया है। एक तो 2s आ गया और 2p। अब हमारे पास धर्म संकट है कि अपन पहले 2s में इलेक्ट्रॉन भरे या 2p में इलेक्ट्रॉन भरे। तो ये जो कंफ्यूजन है, ये जो अपने को दुविधा आ रही है, इस दुविधा का सॉल्यूशन है, इसके लिए एक नियम आता है जिसे अपन बोलते हैं कौन सा, n+l लॉ। इसके लिए एक रूल्स आता है जिसे अपन बोलते हैं जिसे हम बोलते हैं n+l लॉ, जिसे हम बोलते हैं कौन सा, n+l लॉ। क्या कहता है ये n+l लॉ, n+l लॉ, n मतलब होता है यहां पे मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है। l जो है उसे अपन बोलते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, ठीक है। n+l लॉ की जब भी बात की जाएगी तो n+l लॉ के अंदर भी दो रूल्स हैं। फर्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट रूल है ये साहब, फर्स्ट रूल की बात करें तो फर्स्ट रूल है असमान योग, असमान योग n+l का, n+l का क्या मतलब है इसका, असमान योग n+l का मतलब कि जब n और l का यदि योग किया जाएगा, एडिशन किया जाएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजुमिथल क्वांटम नंबर का यदि टोटल किया जाएगा, और उसमें जिसका ज्यादा आएगा, जिसमें n+l का एडिशन हमेशा ज्यादा आएगा, उसको वो हमेशा हायर एनर्जी वाला होगा, और जो लोअर आएगा वो हमेशा कौन सा हो जाएगा, निम्न ऊर्जा स्तर होगा। कैसे, मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं कि एक अपने पास लिखा हुआ है 2s और एक अपने पास लिखा हुआ है कौन सा 2p, ठीक है। इधर अपने पास n है, इधर अपने पास l है, इधर अपने पास n है, इधर अपने पास l है। n की जब भी बात की जाएगी तो n इसके आगे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है 2। आपको याद हो तो मैंने एजुमिथल क्वांटम नंबर जो बताया था वो s के लिए हमेशा एजुमिथल 0 होता है, p के लिए हमेशा 1 होता है, d के लिए हमेशा 2 होता है, और f के लिए हमेशा कितना हो जाएगा 3। ये किसकी वैल्यू होती है साहब, l की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, l की। तो l यहां पे s के लिए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम यहां पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहां पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दोनों का टोटल कर देते हैं, n+l का जो टोटल आया है वो आया है यहाँ पे 2। इधर जो है n+l का टोटल, इधर n+l का जो टोटल आया है वो है अपने पास कितना 3, वो है अपने पास कितना 3। अब इस रूल से अपन ये समझ सकते हैं कि भाई जिसका योग ज्यादा आएगा वो हमेशा उच्च ऊर्जा स्तर का होगा, और जिसका योग हमेशा कम आएगा वो हमेशा निम्न ऊर्जा स्तर का होगा। इसका मतलब जब भी 2s और 2p की बात की जाएगी तो हमेशा पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा, 2s में। तो ये कह सकते हैं अपन कि 2p इज हायर एनर्जी
विथ 2s, विथ 2s। इसका मीनिंग 2s और 2p, मतलब 2s और 2p में से पहले इलेक्ट्रॉन किस में बढ़ना पड़ेगा साहब? 2s में बढ़ना पड़ेगा। किस में बढ़ना पड़ेगा? 2s में। और उसके बाद जाएगा किस में? 2p में। तो इसका मतलब इस एक नियम से अपन को n+l के एक नियम से अपने को यह पता चल गया कि 2s और 2p आ जाए तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में बढ़ना है? 2s में बढ़ना है, और बाद में इलेक्ट्रॉन किस में बढ़ना है? 2p में बढ़ना है। इसी के साथ साथ एक रूल्स, ये एक नियम ये भी आता है इसमें, एक नियम ये भी है कि अपने पास समान योग हो n+l का, समान योग हो, समान योग किसका हो? n+l का, समान योग हो n+l का। तो फिर किसको पहले लिखना पड़ेगा और किसको बाद में लिखना पड़ेगा वो भी एक बार अपन समझ लेते हैं। जैसे अपने पास एक 3s, जैसे अपने पास एक 2p आ जाए और एक आ जाए 3s आ जाए, 2p आ जाए और एक क्या आ जाए अपने पास? 3s आ जाए। n की बात करें अपन, ये n और यहां पे l, सेम टू सेम, इधर भी l इधर भी अपन क्या फाइंड करेंगे? l। सपोज 2p के लिए n की वैल्यू कितनी होगी? यहां पे कितनी होगी? 2 होगी। p के लिए l1 कहां से क्या होगा? यहां पे 1 होगा। इसके लिए कितना होगा? 3 होगा। s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। दोनों का क्या कर देते अपन? एडिशन कर देते हैं। यहां पे n+l और इधर भी लिखेंगे अपन n+l की टोटल, n+l की टोटल, n+l की जो टोटल है वो अपने पास यहां आ रही है, यहां अपने पास आ जाएगी कितनी? 3। यहां पे अपने पास आ जाएगी कौन सी? यहां पे आ जाएगी अपने पास कितना? 3 आ जाएगा। यहां पे अपने पास कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यहां पे भी कितना आ जाएगा? 3 आएगा। फिर एक बार अपन कंफ्यूजन में आ गए कि अब जब 2p और 3s, 2p ऑर्बिटल आ जाए और 3s ऑर्बिटल आ जाए तो किसको बढ़ना है? तो इसके बाद में n+l लॉ, जिसमें समान टोटल आती है, उसमें ये नियम ये कहता है कि जिसमें यदि आपके पास n+l की टोटल यदि उनका योग एक समान आ जाए तो निम्न ऊर्जा स्तर और उच्च ऊर्जा स्तर को इस प्रकार से पहचानेंगे, वो सारा डिपेंड करेगा मुख्य क्वांटम संख्या पे। इट मींस इट इज डिपेंड अपॉन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका कम होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका कम होगा वो हमेशा लोअर एनर्जी वाला होगा, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका ज्यादा होगा वो हमेशा हायर एनर्जी वाला होगा। इसका मीनिंग ये है कि हम जब भी इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो पहले भरेंगे 2p में और उसके बाद भरेंगे अपन किस में? 3s में। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने ये एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट रूल था जिसमें ऑफबो सिद्धांत के अंदर इलेक्ट्रॉनों को भरना है वो एक एक करके भरना है, उसमें इस नियम को अपने को फॉलो करना पड़ेगा। तो अब इससे अपने को ये समझ में आ गया कि भाई समान असमान आ जाए तो कोई तकलीफ है ही नहीं। तो जो लोअर वाला है वो निम्न ऊर्जा स्तर होगा और जो आगे वाला होगा, जो हायर ऊर्जा स्तर वाला होगा, वो बाद में भरा जाएगा। जबकि अपने पास n+l का टोटल यदि ज्यादा सेम आ जाए तो अपने को ये देखना है, वो डिपेंड करेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। किस पे डिपेंड करेगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। चलिए, तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन यदि भरा जाएगा तो भरा जाएगा किस में? 1s में। किस में भरा जाएगा साहब? 1s। पहले इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये पहले अपने को 1s में भरना है, फिर भरना है अपने को किस में? 2s में। 2s के बाद भरना है अपने को 2p में, 2p के बाद में भरना है 3s में, 3s के बाद भरना है अपने को 3p में, 3p के बाद भरना है अपने को 4s में, 4s के बाद भरना है अपने को 3d में, 3d के बाद भरना है अपने को 5s में, 5s के बाद भरना है अपने को 4d में, 4d में, और 6s के बाद भरना है अपने को 4f में, और 7s के बाद भरना है अपने को सीधा 5f में, 6d में और 7s में। इस टाइप से कंटिन्यू करना है। इसका मतलब यह है कि अपने को जितने भी इलेक्ट्रॉन भरने हैं वो इस ऑर्डर के अंदर भरने हैं। मतलब पहले 1s आएगा, 1s के बाद क्या आएगा? 2s आएगा, 2s के बाद क्या आएगा? 2p आएगा, 2p के बाद क्या आएगा? 3s आएगा।
ठीक है, 1s 2s 2p, फिर उसके बाद में आएगा अपने पास 3s, 3s के बाद आएगा अपने पास कौन सा 3p, 3p के बाद आएगा अपने पास 4s, 4s के बाद आएगा अपने पास 4s के बाद आएगा सीधा 3d, 3d के बाद आएगा सीधा कौन सा 4p, 4p के बाद आएगा कौन सा 5s, 5s, और 5s के बाद आएगा सीधा 5s के बाद आएगा सीधा 4d, 4d, और 4d के बाद आएगा कौन सा 5p, 5p के बाद आएगा कौन सा 6s। इस प्रकार अपन यहाँ पे चलते रहेंगे, इस प्रकार अपन यहाँ पे चलते रहेंगे। तो ये जो रूल्स था, ये जो एक एक करके अपन ने जो इलेक्ट्रॉनों को भरा है, इस सिद्धांत को बोलते हैं अपन कौन सा अहपो सिद्धांत। कौन सा बोलते हैं इसको, अहपो सिद्धांत। एक बार आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ये था अपने पास जिस कक्षक में, जिस कक्षक के अंदर, जिस कक्षक में n प्लस एल का मान क्या है, कम है, उसकी ऊर्जा हमेशा क्या होगी, कम होगी। उसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा किसमें पहले प्रवेश करेगा, द ऑर्बिटल विद द लोअर वैल्यू ऑफ 1s filled first is filled first, वो हमेशा किसमें भरा जाएगा, पहला। मैंने आपको स्लाइड से बता दिया। दूसरा, ये फर्स्ट था, ये दूसरा नियम क्या है, यदि दो कक्षकों के लिए एक मान समान है, यदि दो कक्षकों के लिए समान है, दो कक्षकों के लिए, यदि दो कक्षकों के लिए मान समान है, तो इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में पहले भरे जाते हैं जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम, जिसके लिए n का मान, जिसके लिए n का मान हमेशा कम होना चाहिए। If two subshell have the same n plus l value, the subshell with the lower principal quantum number, मतलब जिसका n की वैल्यू सबसे कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा, और n की वैल्यू ज्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरा जाएगा। एक आता है इसमें अपवाद। अपवाद की जब भी बात करेंगे ना हम, अपवाद की जब भी बात करेंगे एक्सेप्शन की, तो इसमें एक तो क्रोमियम आता है और एक आता है साथ कौन सा, कॉपर। एक तो आएगा क्रोमियम और एक आएगा कौन सा, कॉपर। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24, कॉपर का कितना होता है, 29। ये आप वो सिद्धांत को थोड़ा सा फॉलो नहीं करते हैं। इसका रीजन ये है कि ये हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कैसे, कि क्रोमियम की जब भी बात की जाएगी, तो अपने पास क्रोमियम की जब भी बात की जाएगी तो इलेक्ट्रॉन कितना भरना पड़ेगा, 1s 2s, और कितना इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा अपने पास 2p, 1s और 2p क्रोमियम। एक सेकंड, आप एक बार 2 मिनट रुक जाइए। चलिए, क्रोमियम की बात करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 1s2 3p6 4s2 और 3d कितना आएगा अपने पास, 4। 3d कितना आएगा अपने पास। आप सबको मैं एक बार वापस थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं कि आप सबको पता होगा कि अपने पास जो होता है ना, एक तो s होता है और एक p होता है और d होता है और एक होता है f। 4 सबसेल होती है। s के अंदर हमेशा ऑर्बिटल 1 बनता है, p के अंदर हमेशा ऑर्बिटल कितने बनते हैं, 7, 3। d के अंदर बनता है अपने पास ऑर्बिटल कितने, 5, और f के अंदर ऑर्बिटल बनते हैं अपने पास 7। एक के अंदर, एक जो ऑर्बिट है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बनते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब s के अंदर अपन इलेक्ट्रॉन कितना भरेंगे, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। p के अंदर कितना भरेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर कितना भरेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर कितना भरेंगे, 14 इलेक्ट्रॉन। सेम यही फॉलो किया जा रहा है यहाँ पे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4। सेम टू सेम कॉपर के लिए भी क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1
या 4s2 और 3d कितना आएगा 9, 3d कितना आएगा 9। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने यदि लिख दिया तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्यों रॉन्ग है, इसका रीजन ये है कि ये एक एक्सेप्शन है, और इसमें क्या होता है कि इसमें जो है एक लॉ आता है जिससे हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड orbital is more stable than other field orbital कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि आपके पास यदि कोई डी है, आपके पास यदि कोई डी ऑर्बिटल है, जैसे मैं आपको बता दूं कि आपके पास यदि D1 है, D2 है, D3 है, D4 है, D5 है, D6 है, D7 है, D8 है, D9 है और ये D10 है, D10। कहने का मतलब ये है कि D हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कब होगा, हाफ फिल्ड तो इसका मतलब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 5, फुल फिल्ड कितना होना चाहिए 10। इसका मतलब D5 और D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इज मोर स्टेबल देन अदर फील्ड ऑर्बिटल। तो ये क्या कह रहा है कि अब ये जो D जो है ना, ये अपना एक ये S यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। ठीक है, तो ये यहां पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जैसे इसको देगा तो ये तो हो जाएगा 5, ये तो हो जाएगा कितना 5 है ना, और ये कितना हो जाएगा अपने पास 1, ये अपने पास कितना हो जाएगा 1। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है राइट, सेम टू सेम D9 है, तो जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या स्टेबल होने की कोशिश करेगा, और जब स्टेबल होने की कोशिश करेगा ये, तो ये क्या, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और यहां पे आ जाएगा 10, यहां पे कितना हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और यहां पे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा फर्स्ट, यहां पे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जब भी बात की जाएगी तो आपको ये याद रखना है कि इसका 4s1 3d5 होता है, और इसका होता है 4s1 3d10 होता है, इसका 4s1 3d10 होता है। ठीक है, तो ये आपका एक एक्सेप्शन था, n+l लॉ आपको आशा करता हूं समझ में आ गया होगा, ये सब कुछ आपको पहले से ही बता रखा है मैंने। ठीक है, चलिए सब, फिर आता है अपने पास कक्षक। कक्षक क्या होते हैं, कक्षक जो है वो अपने पास, कक्षक को इंग्लिश में कहा जाता है ऑर्बिटल, क्या कहा जाता है इसको, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल परमाणु में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की अधिकतम संभावना, मतलब कहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की जो संभावना है उसे अपन बोलते हैं कौन सा, ऑर्बिटल बोलते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। जैसे मेरे पास एक ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है ना, ठीक है, ये मेरे पास K है, ये मेरे पास L है, और ये मेरे पास क्या है M है। ये कह रहा है कि आपके पास इसके अंदर जितने भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की अधिकतम संभावना वाले क्षेत्र को, इसका मतलब ये जो मेरे पास की जो शेल है इसके अंदर ये इस टाइप के यहाँ पे जो ऑर्बिटल होंगे वहां पे अपने पास क्या इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे। इसको अपन बोलते हैं क्या, कक्षक। इसको अपन क्या बोलते हैं, कक्षक। इसको अपन बोलते हैं कक्षक। चलिए, कक्षक मेनली कितने टाइप के होते हैं, कक्षक मेनली होते हैं 4 टाइप के। मेनली कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। ऑर्बिटल आर 4 डिफरेंट टाइप्स। कक्षक के प्रकार और उनके आकार की बात करें तो कक्षक जो है ना वो कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 4 प्रकार के। मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के मुख्यतः होते हैं, ये कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। ठीक है, सबसे पहला ऑर्बिटल की बात करें अपन तो ये पहला ऑर्बिटल है एस ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल। 4 में भी कौन कौन से होते हैं, एक एस होता है, एक पी होता है, एक डी होता है, और एक होता है साब एफ होता है। ठीक है, एस ऑर्बिटल की बात करें तो एस ऑर्बिटल हमेशा कैसा होता है, गोलाकार होता है। एस ऑर्बिटल हमेशा कैसा होता है, गोलाकार। एस ऑर्बिटल होता है अपने पास है गोलाकार। विशेषता क्या है इसकी, विशेषता है ये केंद्र मतलब नाभिक के सबसे करीब और गैर दिशात्मक है। गैर दिशात्मक मतलब इट इज अ नॉन डायरेक्शनल, इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। यह प्रत्येक मुख्य कोश जैसे 1s 2s में पाया जा सकता है। जैसे मैं इसका यदि स्ट्रक्चर बनाऊं
एक्स वाई और ये जेड, ये जो है ना इस टाइप का जो होता है ना, एस मतलब गोलाकार होगा, तो ये गोलाकार होगा। अब ये गोलक है तो इसका मतलब इसकी तो कोई डायरेक्शन है ही नहीं, इसीलिए इसको अपन कौन सा बोलते हैं, नॉन डायरेक्शनल बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं इसको, नॉन डायरेक्शनल बोलते हैं। तो ये अपना एस था। फिर आता है अपने पास कौन सा, पी ऑर्बिटल। कौन सा आता है साहब, पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल की जब भी बात की जाएगी, पी ऑर्बिटल की जब भी बात की जाएगी, तो इसका जो शेप है ना वो होता है डंबल शेप होता है। कैसा होता है अपने पास, डंबल। जैसे अपन जब भी बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जिम विम में जाते तो डंबल उठाते ना, तो वैसा का वैसा जो लोब स्ट्रक्चर होता है उसके हिसाब से होता है। यह नाभिक के दोनों और दो पालियों लोब्स में होता है। ये किसके अंदर होता है, ये लोब्स के अंदर होता है। जैसे डंबल की यदि बात करूं ना मैं, तो ये इस टाइप से डंबल बनाता है ना, ये अपने में कितना होता है, लोब्स। पी ऑर्बिटल के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं इसके, 3। कौन कौन सा होता है, पी एक्स होता है, पी वाई होता है, और कौन सा होता है, पी जेड होता है। पी एक्स, पी वाई और पी जेड की बात करें अपन, तो एक तो है अपने पास पी एक्स, एक तो है अपने पास पी एक्स, एक है अपने पास पी वाई है, और एक है अपने पास कौन सा, पी जेड। पी एक्स पी वाई जेड की बात करें अपन, तो अपन इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाया जा सकते हैं। चलिए, इसके अंदर अपने को कौन सा बनाना है, पी एक्स बनाना है। ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई है, और ये मेरी कौन सी है, जेड। ये सेम टू सेम एक्स, ये वाई, और ये कौन सी है, जेड। ये मेरी कौन सी, एक्स, ये वाई, और ये कौन सी है, जेड। अपने को पी एक्स बनाना है, तो इसका मतलब जो लोब्स है वो यहां पे होगा, ये पी एक्स बनेगा। अपने पास कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, पी एक्स। सेम टू सेम अपने को पी वाई बनाना है, ये पी वाई। पी जेड बनाना है, तो ये पी जेड बनेगा। ठीक है, इसका मतलब अपने पास ये पी एक्स पी वाई और जो पी जेड है, ये आपको स्ट्रक्चर इसके मिलेंगे। तो ये अपना दूसरा ऑर्बिटल था, पी ऑर्बिटल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अपने पास कौन सा, डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल की जब भी बात की जाएगी, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये डबल डंबल होता है। कैसा होता है इसका, डबल डंबल होता है। और तिपिया जिसे डबल डंबल या अपन क्लावर जो लीफ है उसके हिसाब का या उसके जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। डी ऑर्बिटल जो है, डी ऑर्बिटल के 5 प्रकार होते हैं। एक तो डी एक्स वाई होता है, डी वाई जेड होता है, डी जेड एक्स होता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, और ये डी जेड स्क्वायर होता है। यदि मैं स्ट्रक्चर को आपको बना के बताऊं, तो सबसे पहले एक्स वाई, ये डी एक्स वाई होगा, ये डी वाई जेड होगा, ये डी जेड एक्स होगा, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, और ये सब होगा डी जेड स्क्वायर। ओके, चलिए ये एक्स, ठीक है, चलिए ये y होगा और ये z होगा, ये x होगा, ये z होगा, ये x होगा, ये y होगा, ये x होगा और ये z। चलिए इसके अंदर अपने को इसका लोब्स बनाने हैं, तो ये बनेंगे आपके पास, ठीक है। ठीक है, चलिए इसके अंदर जो है ना, ये इसके अंदर यहाँ पे इस टाइप से घूमता रहता है, ठीक है। डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, ये जो तीनों है ना, ये वाले जो तीनों, कौन से वाले तीनों, पी डी एक्स वाई डी वाई जेड और ये वाले, ये नॉन एक्सियल होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन एक्सियल
नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। जबकि ये दोनों जो है ना, ये वाले होते हैं अपने पास एक्सियल ऑर्बिटल। कौन से होते हैं? ये एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, तो ये इसके पांचों का जो मैंने लोब्स के हिसाब से आपको स्ट्रक्चर समझा दिया है। ठीक है, आज लास्ट में आता है अंतिम, और उसे बोलते हैं अपन एफ ऑर्बिटल। कौन सा बोलते हैं इसको? एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल की जब भी बात की जाएगी तो इसका जटिल या बहुखंडीय होता है। जटिल होता है या कैसा होता है? बहुखंडीय होता है। कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं इसको, एंड इट इज डिफ्यूज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डिफ्यूज। एफ ऑर्बिटल के 7 अलग अलग प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं इसके? 7 अलग अलग प्रकार होते हैं। वहां तक अपने को पढ़ना नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट की बात करें अपन। ये तो अपने 4 ऑर्बिटल हो गए। नेक्स्ट अपना जो हेडिंग आता है नोड। इसका मतलब अपन ने कक्षक में है ना कितने पढ़े हैं? एक तो एस पढ़ लिया है, एक अपन ने पी पढ़ लिया है, एक अपन ने डी पढ़ लिया है, और एक अपन ने एफ पढ़ लिया। अगला जो हेडिंग है, इंपोर्टेंट हेडिंग है, उसे अपन बोलते हैं कौन सा? नोड। नोड क्या है? परमाणु कक्षक में नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र या स्थान जहां इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना, इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना क्या होती है? 0 होती है। आपको याद हो तो जो अपन ने पिछला टॉपिक कक्षक पढ़ा है उसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि ये वो क्षेत्र है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति बिल्कुल भी शून्य होती है, बिल्कुल भी शून्य होती है। अ नोड और नोडल सरफेस प्लेन इज अ स्पेसिफिक रीजन विद इन एन ऑर्बिटल वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0। मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी पाया नहीं जाएगा। इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन 0 होगा सब। चलिए नोड के प्रकार। नोड कितने प्रकार का होता है? उसका सूत्र क्या है? मुख्यतः नोड जो होते हैं ना वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आता है जिसे बोलते हैं अपन कौन सा? त्रिज्यीय नोड। त्रिज्यीय नोड, या बोलते हैं इसको रेडियल नोड्स, या बोलते हैं अपन इसको स्फेरिकल नोड्स। ये नाभिक के चारों ओर, ये नाभिक के चारों ओर गोलाकार सतह होती है। कैसी सतह होती है? ये गोलाकार सतह होती है, जिसे इसका फॉर्मूला है n-l-1। उसके बाद में एक नोड आता है जिसे अपन कोणीय नोड्स बोलते हैं। कौन सा नोड बोलते हैं साहब? कोणीय नोड। कोणीय नोड ये नाभिक के चारों ओर समतलीय सतह होती है। कैसी होती है ये? समतलीय सतह। यहां से क्वेश्चन आ सकता है। त्रिज्यीय नोड तो जो होती है ना वो तो अपने पास बिल्कुल गोलाकार जैसी होती है, गोलाकार सतह होती है, जबकि ये वाली जो होती है ना ये इस टाइप की समतल होती है, समतल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कोणीय नोड का एग्जांपल है। सूत्र क्या है अपने पास? एल। कुल नोड निकालना है तो त्रिज्यीय नोड और कोणीय नोड को क्या कर सकते हैं अपन? प्लस कर सकते हैं। कैसे प्लस कर सकते हैं? कि त्रिज्यीय नोड का फॉर्मूला क्या है? त्रिज्यीय नोड का फॉर्मूला है n माइनस l माइनस 1 प्लस क्या आ जाएगा? l माइनस l से इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा फाइनल n माइनस क्या हो जाएगा? l। इसका मतलब कुल नोड्स निकालना है तो कुल नोड निकालने का फॉर्मूला होता है n माइनस l होता है। ठीक है, तो ये अपन का जो इंपॉर्टेंट पार्ट था नोड है। नोड मतलब वह क्षेत्र होता है जहां पे इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना बिल्कुल शून्य होती है। कितनी होती है? शून्य। इट मींस दिस इज द स्पेस वेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इज 0। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है? 0 होती है सब। चलिए नेक्स्ट है अपने पास ये कक्षक। कक्षा और कक्षक बहुत अच्छी सी टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे में से क्वेश्चन आ सकता है आपका। चलिए परिभाषा क्या है? कक्षक, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में फर्क क्या है? ये नाभिक के चारों ओर, ये नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार पथ जहां इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये नाभिक के चारों, मतलब ये न्यूक्लियस है मेरा, ये वाली जो होती है ना जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है उसे अपन बोलते हैं क्या? ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्बिट। और ऑर्बिट को हिंदी में क्या बोला जाता है? कक्षा बोला जाता है। क्या बोला जाता है साहब? कक्षा। तो कक्षक क्या होता है? नाभिक के चारों ओर त्रिविमीय क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है। नाभिक के चारों ओर, अब मैंने आपको बताया अभी जस्ट कि ये इसके अंदर जो इस टाइप के क्षेत्र होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति हो सकती है, जहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो सकती है? उपस्थिति हो सकती है, उन क्षेत्रों को बोलते हैं अपन कौन सा? ऑर्बिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? ऑर्बिटल। चलिए सेकंड, प्रकृति ये समतलीय होते हैं। कैसे होते हैं ये? समतलीय मतलब 2D होते हैं, जबकि ये त्रिविमीय होते हैं, मतलब ये 3D होते हैं। मॉडल की बात करें, ये बोर मॉडल के परमाणु मॉडल पर आधारित है, बोस मॉडल के परमाणु मॉडल पर आधारित है, जबकि यह तरंग यांत्रिकी या क्वांटम मैकेनिक्स पर आधारित है। तरंग यांत्रिकी, वेव मैकेनिज्म, या इट इज डिपेंड अपॉन द क्वांटम मैकेनिक्स। इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में बताएं तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की स्थिति या वेग निश्चित होता है, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की स्थिति अनिश्चित होती है।
सिर्फ संभावना होती है। मतलब ये जो है रूल्स हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत, अनिश्चितता सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। मीन्स डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन एच अपॉन क्या होता है 4 पाई, एच अपॉन क्या होता है अपने पास है 4 पाई, ठीक है। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है इसके हिसाब से, ठीक है। एक आता है अपने पास इलेक्ट्रॉन आकार कैसा होता है, आकार होता है सभी कक्षाएं कैसी होती है, वृत्ताकार होती है, आपको दिख ही रहा होगा सर्कुलर होती है। अलग अलग कक्षक होते हैं, अलग अलग कक्षक का आकार होता है, जैसे एस अपन डंबल बताया है, पी अपन ने डंबल बताया है, डी जो है वो डबल डंबल होता है, एफ जो होता है वो बहुखंडीय होता है। इलेक्ट्रॉन क्षमता की बात करें, तो एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2n², मतलब इस फॉर्मूले से निकाले जा सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक नील्स बोर वाला था जिसमें अपन 2n² से पहले के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर कितने 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन और चौथे के अंदर बढ़ते अपन कितने 32 इलेक्ट्रॉन। ओके, चलिए एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। दिशात्मक की बात करें, ये दिशाहीन होता है, मतलब नॉन डायरेक्शनल होते हैं, जबकि ये कौन से होते हैं डायरेक्शनल होते हैं। उदाहरण की बात करें KLMN और उसकी बात करें अपन तो 1s 2p 3d और 4p 4f होता है, ठीक है। चलिए तो ये कक्षा और कक्षक के अंदर अपन ने डिफरेंशिएट पढ़ लिया है। इसी के साथ अपन इसी बेस पे 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए आप क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर बताइए फटाफट। चलिए n+l के नियम के अनुसार क्या बोल रहा है क्वेश्चन, n+l के नियम के अनुसार यदि दो कक्षकों n+l का मान समान है तो इलेक्ट्रॉनों के पहले किसमें भरेगा। आपको मैंने बताया था n+l लॉ के हिसाब से कि जिसमें n+l का मान यदि समान होता है, तो इलेक्ट्रॉन किसमें भरेगा, चलो उच्च n वाली में भरा जाएगा, ये तो गलत है। निम्न n वाली कक्षा में भरा जाएगा, बिल्कुल ये है अपना आंसर। कौन सा है, निम्न n वाली कक्षा में भरा जाएगा, चलिए सेकंड का आंसर फटाफट बताइए, स्लाइड को स्टॉप कर दीजिए और सेकंड वाला आंसर बताइए। क्रोमियम परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका 24 का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d4 नहीं, ये नहीं है साहब। आर्गन 3d5 बिल्कुल, क्यों, क्योंकि ये कौन सा है हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कौन सा है हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। चलिए थर्ड का आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षक 4p के बाद भरा जाएगा, तो कौन सा भरा, 4p के बाद कौन सा भरा जाएगा 5s भरा जाएगा, 4p के बाद कौन सा भरा जाएगा 5s भरा जाएगा। जैसे 4p के बाद ये रहा 4p के बाद कौन सा भरा जाएगा 5s भरा जाएगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट ये दो क्वेश्चन, 3s कक्षक में कुल कितने रेडियल नोड्स होते हैं? 3s कक्षक में कुल कितने रेडियल नोड होते हैं? रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या है? n माइनस l माइनस 1। n कितना है यहाँ पे? 3। l s के लिए जो l की वैल्यू है वो कितनी होती है? 0। तो यहाँ आ गया 0, कितना आ गया? -1। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2। इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा अपना? 2। dxy इसमें कितने नोडल तल होते हैं? तो सबको पता है x और y 2 है, तो इसलिए इसका 2 है, इसीलिए इसका कौन सा है? 2 है। तो ठीक है, आज की क्लास के अंदर अपन ने जो रेडियल नोड्स थे वो पढ़ लिए। अपन ने आपको सिद्धांत बता दिया कि इलेक्ट्रॉनों को किसी भी ऑर्बिटल के अंदर कैसे फिल किया जाता है। ठीक है, एक बार आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट कर लेता हूं। चलिए, चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है ना? और आपको मैंने जो जो पढ़ाया है उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। जब हमारा सिलेबस हो जाएगा तो हम हर टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन के एमसीक्यू लेके आएंगे, जो आज के पैटर्न के हिसाब से, जैसे RRSS भी पूछ रहा है अपने को, उस टिपिकल लेवल के हिसाब से मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर करवाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करूंगा कि इस लैब असिस्टेंट भर्ती प्रतियोगिता के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाए। धन्यवाद, थैंक यू।